वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2017 में आपके टोटल एग्जाम 9 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 18/1/2017 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतनी शिफ्टों में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2017 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 17/1/2017 की शिफ्ट 1 से लेकर के आपके 18/1/2017 की शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 18/1/2017 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 200 का कितने प्रतिशत 95 होगा, यानी कि 95 जो है 200 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है हमें कितना है 95। तुलना किससे करना है, तो तुलना हमें इस 200 से करना है, यानी कि 95 के नीचे क्या आएगा तो 200 आएगा। वैल्यू हमें किस में चाहिए, परसेंट में वैल्यू चाहिए। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंट वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 95/2 तो पॉइंट में आंसर है। तो पॉइंट में आपका कितना हो जाएगा 47 दूनी 94, यानी कि 47.5% आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 47.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैंक पहले 5500 रुपये तक की राशि 4% का तथा इससे आगे की राशि 6% का वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। फिर बोला गया कि यदि समीरा 13,250 रुपये बैंक में 2 वर्षों के लिए जमा करती है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक धनराशि, यानी कि कोई जो है पहली धनराशि कितनी है, एक जो धनराशि दिया गया है कितना है 5500 रुपये है। और कुल जो धनराशि जमा की गई है, कितनी धनराशि जमा की गई है 13,250 रुपये जमा किया गया था। तो 13,250 में से 5500 जो अलग ब्याज पर उसे जो है क्या किया गया था, जमा किया गया था। तो क्या करेंगे 13,250 में से 5500 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 13,250 में से 5500 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 0, आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो गया आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 7 5 12, यानी कि 7750 रुपये क्या हो गया, वो दूसरे ब्याज दर पर उधार पर दिया था। तो ये आपका क्या हो गया, दोनों अलग अलग धनराशि यानी कि राशि हो गए। तो यहाँ पर फिर बोला गया है कि पहली जो यानी कि 5500 रुपये जो धनराशि थी वो 4% की दर से, किसका रेट है 4% की दर से 2 वर्षों के लिए ब्याज पर लगाया गया था। तो अगर एक साल में 4% का ब्याज लगता है तो 2 साल का साधारण ब्याज कुल जो है कितने प्रतिशत हो जाएगा। अगर एक साल में 4% ब्याज लगता है तो 2 साल में 4 दूनी 8% हो जाएगा, यानी कि 5500 रुपये पर कुल मिलाकर 8% का ब्याज लगा। फिर जो बोला जो कि दूसरी जो राशि थी उस पर जो दर लग रहा था प्रति वर्ष वो कितने लग रहा था 6% लग रहा था, और कितने समय तक लगा तो 2 वर्षों तक लगा। तो अगर एक साल में 6% का ब्याज लगता है तो 2 साल में कितने प्रतिशत कुल मिलाकर ब्याज लगेंगे, तो साधारण ब्याज के हिसाब से कुल मिलाकर 6 दूनी 12% 7500 रुपये पर ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकाल लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिर दोनों का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो आपका वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। परसेंट का वैल्यू निकालना है, गुना करेंगे यहाँ पर तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया। यहाँ पर गुना कर लेंगे तो 8 25 40 4, 8 25 40 4 44, यानी कि 5500 रुपये पर हमें कितना साधारण ब्याज मिला तो 440 रुपये साधारण ब्याज मिला। उसी तरीके से 7750 रुपये पर 12% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, हल करेंगे तो यहाँ पर शून्य से शून्य चला गया, 2 से काट लेंगे तो 2 छक 12, 2 पचे 10,
यहाँ पर गुना का साइन है, ये जो आपका क्या है गुना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हल कर लेंगे तो 5 से फिर काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर 15 पचे 75, फिर आपका 2 बचा तो 5 पचे 25। अब क्या करेंगे 155 को 6 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6 पचे 30, 3 15 छक 90 या 3 93 होगा। यानी कि दूसरे वाली धनराशि पर कुल मिलाकर साधारण ब्याज 930 रुपया मिलती है। तो दोनों का यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कुल साधारण ब्याज, यानी कि दोनों का साधारण ब्याज का योग पूछा जा रहा है। तो योग यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 440 प्लस 930। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 4 3 7 9 4 13, यानी कि कुल मिलाकर कुल धनराशि पर कितना साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो 1370 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि पी राशि 5% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो 2 वर्षों के बाद कितनी राशि यानी कि कितना मिश्र धन प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि जो आपका दर है वो कैसा है, वार्षिक है, यानी कि 1 वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन जो ब्याज लग रहा है वो कैसा लग रहा है आपका हाफ ईयरली, यानी कि अर्धवार्षिक आपका चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1 साल का ब्याज कितना है 5%, लेकिन यहाँ पर ब्याज 1 साल का नहीं लग रहा, हाफ ईयरली का लग रहा है। तो 1 साल में अगर 5% ब्याज लगता है तो 6 महीने में कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, क्योंकि 1 साल में कितने बार 6 महीने आते हैं, 2 बार आते हैं, यानी कि 5% को हम लोग किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो आपका 6 महीने का ब्याज आ जाएगा। तो 5/2 यानी कि 2.5% क्या होता है ब्याज लगता है 6 महीने का। तो यहाँ पर फिर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मूलधन यानी कि कोई भी राशि खुद में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। तो कोई राशि अगर 100% है और उस पर 6 महीने में 2.5% का ब्याज लगता है, तो धनराशि यानी कि मिश्र धन वो जो है कितना बन जाएगा, तो 100% प्लस 2.5%, यानी कि 102.5% वो मिश्र धन बन जाएगी 6 महीने के बाद। तो ये आपका क्या हो गया 6 महीने के बाद का मिश्र धन यानी कि अमाउंट हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, इस परसेंट के वैल्यू को डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना से भाग दे सकते हैं, 100 से भाग देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फ्रैक्शन में वैल्यू है, इसे क्या करेंगे, इसे जो है डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 1.025 हो जाएगा। अमाउंट कितने महीने में, 6 महीने में। तो पूछा जा रहा है कि 2 साल में ये मिश्र धन कितने हो जाएंगे, क्या पूछा जा रहा है कि 2 साल में वो मिश्र धन कितने हो जाएंगे। तो ये जो है प्रिंसिपल का इतना गुना यानी कि मूल धन का इतना गुना क्या हो जाता है, 6 महीने में अमाउंट बन जाता है। तो 2 साल में ये साइकिल जो है कितने बार चलेगा, अगर 1 साल में 2 बार चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, यानी कि 1 साल में 2 बार साइकिल चलता है, तो 2 साल में जो है कितना बार साइकिल चलेगा, तो 4 बार साइकिल चलेगा। यानी कि जो ये अमाउंट आपका यहाँ पर डेसिमल में है उस पर जो अगर 4 साइकिल चलेगा, यानी कि अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 1.025 पे पावर 4, जो कि प्रिंसिपल का इतना गुना होगा। यानी कि अगर आपसे टोटल अमाउंट पूछेगा तो क्या आप अमाउंट बताएंगे कि प्रिंसिपल का इतना, यानी कि 1.025 पर पावर 4 का इतना गुना आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 साल के बाद अमाउंट यानी कि मिश्र धन बनेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक व्यापारी 475 रुपये प्रति दर्जन की दर से 132 दर्जन आम खरीदे। फिर बोला गया कि वह 530 रुपये में प्रति दर्जन की दर से केवल 125 दर्जन आम ही बेच सका। तो पूछा गया कि व्यापारी के पास बचे आम के स्टॉक का मूल्य क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि व्यापारी जो है खरीदा कितने रुपए प्रति दर्जन आम, तो यहाँ पर बोला गया कि 475 रुपये प्रति दर्जन आम खरीदा गया, और खरीदा कितने दर्जन आम, तो 132 दर्जन आम बेचा, मतलब कि 132 दर्जन आम खरीदा।
तो उसी 132 दर्जन में से बोला कि 125 दर्जन उसने क्या किया, बेच दिया। यानी कि यहाँ पर जो है बचे हुए आम कितना, यहाँ पर पहले निकालेंगे कि बचा हुआ आम कितना है। तो 132 दर्जन आम खरीदे थे, उसमें से 125 दर्जन आम बेच दिया, तो बचा हुआ आम कितना, बचा हुआ कितना दर्जन आम है, तो 132 माइनस 125 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि उसके पास अभी भी 7 दर्जन आम बचे हुए। तो यही पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति का अगर जितने आम बचे हुए हैं उसका कितने मूल्य का, यानी कि कितने रुपये का अभी भी आम जो है बचा हुआ है। तो टोटल जो है 7 दर्जन आम बचे हैं। एक दर्जन आम जो है कितने में खरीदा था, 475 रुपये में। एक दर्जन आम 475 रुपये में खरीदा था, हमें क्या निकालना है, 7 दर्जन का आम का मूल्य निकालना है। तो 475 इंटू 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 7 पचे 35, 3 7 49 और 3 आपका हो जाएगा 49 और 3 52, हाथ में 5, 7 चौक 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33। यानी कि 3325 रुपये के अभी भी दाम, यानी कि आम जो है इतना रुपये के, यानी कि 3325 रुपये के अभी भी इतने रुपये के आम जो है बचे हुए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 160 साइकिल 5,24,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो एक साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले एक साइकिल का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो टोटल साइकिल जो है बेचा कितने में, तो 5,24,000 में टोटल साइकिल को बेचा गया। और जो है टोटल कितने साइकिल बेचे, तो 160 साइकिल बेचे। तो कुल साइकिल के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य को कुल साइकिल से भाग दे दे तो आपका क्या निकल जाएगा, एक साइकिल का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी निकल जाएगा। ये आपका क्या हो गया, एक साइकिल का विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन हमें एक साइकिल का क्रय मूल्य यानी कि सीपी चाहिए। तो सबसे पहले बोला गया कि 10% का, यानी कि ये जो है आपका क्या एसपी यानी कि विक्रय मूल्य एक साइकिल का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 10% है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 10% को इस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है जैसे कि 10% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 0 चला गया, यानी कि 10% को हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि कोई जो है 10 यूनिट का कोई सामान 1 यूनिट के हानि में बेच दिया गया, यानी कि कितने में बेच दिया गया होगा, 9 यूनिट में बेच दिया गया। कितने में बेचा, 9 यूनिट में बेच दिया। और उस वस्तु का दाम कितना था, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, निकटतम रुपये में आएगा, यानी कि अप्रॉक्स में आएगा। आपका एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पर किस में आएगा, अप्रॉक्स में आएगा। तो यहाँ पर हल कर लेंगे अब यहाँ पर, तो 0 0 आपका चला गया, 16 से काटेंगे यहाँ पर, तो 16 तिया 48 आपका हो जाएगा। 4 बचा, 16 तिया 48, तो 4 बचा, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 आपका कितना बचेगा, 8 4 12, तो 16 सत्ते 112 होता है, फिर 16 पच्चीस 80 हो जाएगा। यानी कि 32,750 बटा आपका क्या बच गया, 9 बच गया। यानी कि 32,750 को क्या करेंगे, 9 से भाग करके देखेंगे आपका कितना आता है। तो यहाँ पर 9 से भाग करेंगे तो 9 तिया 27, आपका कितना बच गया, 5, 9 छक 54 हो जाएगा, यानी कि 3, 9 तिया आपका कितना हो जाएगा, 27, तो कितना बच गया आपका, 5 4 9, यानी कि लगभग जो है यहाँ पर 9 9 81, यानी कि 3639 रुपये आपका क्या आ जाएगा, अप्रॉक्स उस साइकिल का, यानी कि एक साइकिल का क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी आ जाएगा। ये जो वैल्यू आया किस में आया, अप्रॉक्स में आया है, यानी कि निकटतम में आया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक उत्पाद के क्रय मूल्य का 10% 1245.8 रुपये है। फिर बोला गया कि यदि उत्पाद 15% की हानि पर बेचा जाता है तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या होगा। और जो आपका आंसर होगा वो किस में होगा, निकटतम यानी कि अप्रॉक्स में होगा, आपका वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है यानी कि सीपी जो है खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है।
किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। तो 100% का सामान का, यानी कि किसी वस्तु का सीपी 100% है, उसका 10%, सीपी का यानी कि क्रय मूल्य का 10% का वैल्यू कितना दिया गया है? 1245.8 रुपया दिया गया है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उस वस्तु को अगर 15% में बेचा जाएगा तब जो है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि वो 100% का सामान 15% के हानि पर बेचने की बात की जा रही है। तो 100% का सामान अगर 15% की हानि पर बेचेगा तो कितने परसेंट में बेच देगा? 85% में बेच देगा। यानी कि हमें क्या चाहिए? विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 85% का वैल्यू चाहिए। 85% का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 5 बार में। 2 से इधर काटेंगे तो 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नमा 18। तो ये आपका 5% का वैल्यू कितना हो गया? 622.9 रुपया। हमें 85% का वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ क्या करेंगे? 17 से गुना कर देंगे, गुना करेंगे, हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 17 पचे आपका हो गया 85%, और 85% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो गुना करेंगे तो 17 नमा आपका हो जाता है 153, तो 3, 15, 17 दूनी 34, 34 और 15 आपका कितना हो जाएगा? 49, तो आपका 4, 17 दूनी 34, 34 और 4 38, तो 3, 17 छक दूतल से यानी कि 105, कितना हो जाएगा? 105, यानी कि 10,589.3 रुपये जो आपका क्या होगा? ये जो आपका एक्यूरेट वैल्यू आएगा। लेकिन आपसे अप्रॉक्स में पूछा जा रहा है, यानी कि पॉइंट में नहीं लिखना है। तो पॉइंट में नहीं लिखेंगे तो आपका अप्रॉक्स वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,589 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,589 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी है। यदि जलाशय के आधार की माप 6 मीटर गुना 3.5 मीटर है तो जलाशय में पानी की गहराई कितनी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब बराबर आपका कितना हो जाता है? 1,000 लीटर के बराबर होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1,000 लीटर होता है। तो टोटल कितना लीटर है? तो 42,000 लीटर है। तो अगर 1 मीटर क्यूब बराबर 1,000 लीटर है तो 42,000 लीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यूब में? तो 42 मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि ये जो 42 मीटर क्यूब है क्या है? उस जलाशय का कुल वॉल्यूम यानी कि कुल आयतन है। तो ये जो है जलाशय कैसा है? आयताकार है। तो आयताकार है तो उसमें जो है गहराई पूछा जा रहा है। तो आयताकार से जब गहराई पूछा जाएगा तो कैसा बन जाएगा? एक क्यूबाइड यानी कि घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं? घनाभ का वॉल्यूम निकालने के लिए 6 इंटू 3.5 करेंगे। ये आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू गहराई यानी कि डेप्थ भी बोल सकते हैं या फिर हाइट भी बोल सकते हैं। तो इधर आपका क्या हो गया? उस जलाशय का टोटल वॉल्यूम हो गया, और इधर आपका क्या दिया गया? टोटल वॉल्यूम दिया गया है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? उस जलाशय की गहराई यानी कि डेप्थ से निकल जाएगी। हल कर लेंगे यहाँ पर तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 5 से तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 7 तिया 21, 21 दूनी आपका कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यानी कि डी बराबर यानी कि गहराई बराबर आपका कितना हो जाएगा? 2 मीटर आ जाएगा। यानी कि आपकी उस जलाशय की गहराई कितनी थी? तो 2 मीटर थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 दर्जन सेबों का भार 1.8 किलो है। फिर बोला गया कि 3 ऐसे बक्सों में सेब की संख्या कितनी होगी जिनमें से प्रत्येक बक्से का भार 23.25 किलो है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बक्से का भार कितना है? 23 पॉइंट यानी कि 23.25 kg है। तो हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले कि 3 बक्से का कुल मिलाकर 3 बक्से का कुल वजन कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक बक्से का वजन कितना है? 23.25। 3 बक्से का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया? 3 बक्से का वजन हो गया।
फिर बोला गया क्वेश्चन में कि अगर 1 दर्जन सेब की वजन जो है कितना 1.8 kg है, अगर 1 दर्जन सेब का भार 1.8 kg है तो 1 दर्जन में कितने सेब होंगे, तो 12 सेब होंगे। तो एक सेब का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वजन में से यानी कि उस 12 सेब के कुल वजन में से क्या करेंगे, 12 को भाग दे देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, एक सेब का वजन निकल जाएगा। और जब एक सेब के वजन में से टोटल वजन का यहाँ पर भाग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सेब की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1.8 बटा क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका कितना आ जाएगा, 1 शून्य आ जाएगा। तो हल कर लेंगे। अब यहाँ पर 3 छक काटेंगे तो 3 छक 18, 60 बार में आपका चला गया। 12 से काटेंगे तो 12 25 60, 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 चौक 20, 5 छक 30, 5 पचे 25, यानी कि कुल मिलाकर 465 सेब जो है क्या किए गए, 3 बक्सों में भरे गए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 7:5 है। फिर बोला गया कि यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी, ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले चौड़ाई की जो है निश्चित वैल्यू कितना दिया गया है, तो 20.5 सेंटीमीटर दिया गया। और इस रेशियो में कितना यूनिट वैल्यू था, उस आयत का जो है चौड़ाई जो है यूनिट में कितना वैल्यू था, तो 5 यूनिट वैल्यू था। यानी कि इस 5 यूनिट का वैल्यू जो है कितना है, 20.5 है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते। तो 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 चौक 20.1, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4.1 सेंटीमीटर है। हमें क्या चाहिए, उस आयताकार बोर्ड की लंबाई चाहिए। तो रेशियो में जो है कितना लंबाई था, तो 7 यूनिट लंबाई था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4.1 है तो 7 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 7 से गुना कर लेंगे। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 7 यूनिट। और 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 चौक 28.7 हो जाएगा। यानी कि उस आयताकार बोर्ड की लंबाई जो है कितनी थी, तो 28.7 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरी भुजा यक्ष की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि किसी जो है एक सही ट्रायंगल में यानी कि एक निश्चित ट्रायंगल में हमेशा जो है आपको पता होना चाहिए कि 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है कि 2 भुजाओं का योग, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है, तो 2 भुजाओं का योग यानी कि ए प्लस बी और सी, तो 2 भुजाओं का योग हमेशा जो है तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। और ये भी ध्यान रखना है कि 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है, छोटी होती है। ये 2 आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है और किसी भी ट्रायंगल में 2 भुजाओं का डिफरेंस यानी कि अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है, छोटी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरी भुजा का इस तरीके से वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका मिनिमम वैल्यू तीसरी भुजा की हो सकती है वो इन दोनों भुजा का क्या हो सकता है, अंतर के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का यानी कि 5.2 माइनस 3.4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। यानी कि तीसरी भुजा की लंबाई 1.8 से तो कम हो ही नहीं सकती। और अधिकतम जो है तीसरी भुजा कितनी हो सकती है, तो तीसरी भुजा अधिकतम जो है क्या हो जाएगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों का योग आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग होगा 4 और 2 6, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि जो तीसरी भुजा यहाँ पर क्या बोला गया है, यक्ष बोला गया। ये तीसरी भुजा जो है सी की जगह क्या बोल देते हैं, यक्ष बोल लेते हैं। तो तीसरी भुजा यानी कि यक्ष की भुजा
क्या होगी, 1.8 से तो बड़ी होगी, तीसरी भुजा 1.8 से तो बड़ी होगी, लेकिन 8.6 से क्या होगी, छोटी होगी। जो तीसरी भुजा होगी 1.8 से बड़ा, लेकिन 8.6 से छोटा होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 18 मिनट में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया पहला लाइन में कि 25 मिनट में कोई साइकिल जो है 25 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक मिनट में वो साइकिल जो है कितनी दूरी तय करेगा, तो 14/25 किलोमीटर दूरी तय करेगा एक मिनट में। तो हमें चाहिए क्या कि 18 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 18 से गुना कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 × 14 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 18 × 4 = 72, 2 7, 18 7 आपका कितना हो जाएगा, 25। यानी कि 252 को क्या करना है, 25 से भाग देना है, इतना ही आपका क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। तो 252 को 25 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पॉइंट आपका हो जाएगा 0, 25 8 200 हो जाएगा, यानी कि 10.08 किलोमीटर क्या हो जाएगी, उस 18 मिनट में साइकिल द्वारा तय की जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 2.6 1.3 यक्स का समान अनुपाती है, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में छोड़ दिया गया यहाँ, ये जो है तीन संख्या क्या थी, तृतीय अनुपाती थी। क्या थी, तृतीय। यहाँ पर जो है तृतीय मेरे से शायद गलत हो जाए लिखने में, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि तृतीय अनुपाती थी। कैसी थी, तृतीय अनुपाती थी, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल थी। कैसी थी, थर्ड प्रोपोर्शनल थी। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि क्या, आपसे पूछा जा रहा है कि यक्स का वैल्यू क्या होगा। तो यक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर b² करते हैं। क्या करेंगे, b² आपको तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा क्या होता है, पहली संख्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिया गया था तृतीय अनुपाती थी, यहाँ पर छूट गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन में क्या था, तृतीय अनुपाती थी, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, यक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कि 1.3 × 1.3 बटा आपका क्या हो जाएगा, पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है, 2.6। 1.3 को 2.6 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। और 1.3 को 2 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0.6, 1 बचा तो 2 बचे 10 हो जाएगा, यानी कि 0.65 क्या हो जाएगा, उस यक्स का मान होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपये में 25 लीटर दूध खरीदता है और 33.5 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत, पूरे जो है खरीदने और बेचने में लाभ या हानि परसेंट आपका कुल मिलाकर कितना होता है, यानी कि या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले चेक करना होगा टोटल जो है कितने रुपये, टोटल जो है कितने दूध खरीदा, 25 लीटर दूध खरीदा, और उस 25 लीटर दूध खरीदने के लिए कितना रुपये जो है जमा किया, तो 800 रुपये जमा किया। यानी कि टोटल जो है 25 लीटर दूध कितने रुपये में पड़ा, 800 रुपये में खरीदा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि 1 लीटर दूध उसने कितने में खरीदा था। तो 1 लीटर दूध का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे, 800/25 करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 25 या 75 आपका हो जाएगा, 5 बचा तो 25 दूनी 50, यानी कि उसने 32 रुपया प्रति लीटर की दर से क्या किया था, दूध उसने खरीदा था। तो खरीदा कितने रुपये प्रति लीटर की दर से, 32 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा, और बेचा कितने रुपये प्रति लीटर की दर से, तो 33.5 रुपये की दर से। कितने से, 33.5 रुपये की दर से प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है।
32 में खरीदा, 33.5 में बेचा, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है? तो 1.5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर तो आपका हानि तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि हानि का दोनों ऑप्शन कट गया। जो भी होगा आपका प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। कितने का लाभ हो रहा है? तो 1 पॉइंट यानी कि 1.5 रुपये का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत या फिर लॉस यानी कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट हमेशा किस पर निकाली जाती है? सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य जो है, 1 लीटर दूध का कितना दाम है? तो 32 रुपये। तो क्या करेंगे, नीचे 32 लिखेंगे। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर से, तो 1 शून्य आपका यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हो तो 16 यहाँ पर आपका 5 बार में चला गया, तो कितना हो गया आपका? 15×75/16%। पॉइंट में वैल्यू है तो पॉइंट में ले आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 16 चौक 64, आपका कितना हो गया? 6×5 11, यानी कि 16×7 112, यानी कि लगभग जो है प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4.7% का अप्रॉक्स में आपका, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि दशमलव में 1 अंक तक पुनर्कृत करना है, यानी कि अप्रॉक्स में जो है आपका कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो 4.7% का लाभ होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक काम का 3/4, कोई भी काम जो होता है हमेशा कितने काम होते हैं? एक काम होते हैं। कोई भी जो काम होता है कितना काम होता है? एक काम होता है। तो उस एक काम में से के ने 3/4 काम कितने दिन में किया? तो 6 दिन में किया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि के जो है उस एक काम को कितने दिन में किया? तो यहाँ पर काटेंगे तो 3 दूनी 6, तो उस एक काम को के ने कितने दिनों में किया? तो 4 दूनी 8 दिन में किया। यहाँ पर क्या निकल गया कि उस कार्य को के ने जो है कितने दिनों में करेगा। अगर 3/4 काम 6 दिनों में करता है तो यहाँ पर से निकलेगा कि के जो है कुल कार्य को कितने दिनों में करेगा? 8 दिनों में करेगा। फिर बोला गया कि जे जो है उसी काम का 2/5 जो है कितने दिनों में करता है? तो 4 दिनों में करता है। तो हमें लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं कि उस एक काम को कितने दिनों में करेगा। तो 2 दूनी आपका कितना हो जाएगा? 4, यानी कि जे भी जो है उस एक काम को कितने दिनों में करेगा? क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 दिन में करेगा, यानी कि जे जो है उस काम को 10 दिन में करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 8 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा? तो 40। 40 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। 40 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। यानी कि के जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और जे जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर के जो है कितना काम करना, ये जो आपका एलसीएम आता है वही आपका क्या होता है? टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। तो दोनों को मिलकर जो है करना कितना काम है? 40 काम करना है। और एक दिन में दोनों मिलकर करते कितना काम है? तो के 5 काम करता है, जे 4 काम करता है, यानी कि दोनों मिलकर 9 काम करेंगे। तो टोटल करना कितना काम है? 40 काम करना है। करेंगे जो है कितने के काम से? 9 के काम से। यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा कि दोनों मिलकर कितने समय में कार्य करेंगे। पूर्णांक में वैल्यू है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पूर्णांक में है तो पूर्णांक में 9 चौक 36, 4 बचा शेष, नीचे आ जाएगा 9, यानी कि 4/4/9 दिन में वो दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 3.2 यानी कि 3.2 इंटू 10⁴ भाग है 2 इंटू 10⁵ से। तो क्या करेंगे, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि 3.2 है इंटू 10⁴ है। ये जो है पूरा होल यहाँ पर जो आपका ब्रैकेट में वो पूरी संख्या को क्या करना, इस संख्या से यानी कि इस संख्या को इस संख्या से भाग देना। तो क्या करेंगे, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10⁵। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 10 और आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 10 और आ जाएगा। 2 से काट लेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 16 बार में चला जाएगा। ये जो है 4 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 16/10⁻, कितना था 6। 6 ऊपर 4 है, नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, -4। हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16/10⁻², यानी कि सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर कितना आएगा, तो 16/10⁻² आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का लासा और मासा का, लासा जो है इनके मासा का 40 गुना है। फिर बोला गया कि यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो मासा क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बोला गया कि मान लेते हैं यहाँ पर जो है एलसीएम, यानी कि दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है, तो यक्स है। तो बोला एलसीएम सॉरी एचसीएफ यक्स मान लेंगे, एचसीएफ हम लोग यक्स मानेंगे, क्या मानेंगे, एलसीएम यक्स नहीं मानेंगे, एचसीएफ यक्स मान लेंगे। कि मान लेते कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है यानी कि महत्तम कितना यक्स है, तो एलसीएम बोला जा रहा है कि मासा यानी कि एचसीएफ का 40 गुना है। तो एचसीएफ यानी कि महत्तम अगर यक्स है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 40 यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल गई, महत्तम और लघुत्तम का मान पता चल गया। फिर बोला गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है। तो एक फार्मूला होता है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये फार्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लघुत्तम और महत्तम समावर्तक के गुणज किसके बराबर होते हैं, उन दोनों संख्याओं के गुणज के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो है एलसीएम कितना था, आया आपका 40x, एचसीएफ आपका कितना आया x, दोनों का गुणज किसके बराबर है, दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर है, यानी कि इन दोनों का गुणज कितना दिया गया 1440, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सुना सुना चला गया, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 छक 24 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 36। तो एक्स बराबर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट डालेंगे तो अंडर रूट 36 का मान कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू 6 आया। तो पूछा क्या गया कि मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा को हम लोगों ने क्या माना था, यक्स माना था, यानी कि अगर महत्तम यक्स है तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना आया 6 आया, यानी कि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, तो 6 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 55 छात्रों की एक कक्षा में 40 छात्रों को विज्ञान एवं 29 छात्रों को गणित पसंद है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि प्रत्येक छात्र को कम से कम एक विषय पसंद है तो निम्न में से प्रश्नों का उत्तर दे। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कितने छात्रों को विज्ञान और गणित दोनों पसंद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे आसान तरीका होता है कि दोनों छात्रों का यहाँ पर क्या करेंगे, योग कर देंगे। दोनों छात्रों का योग यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो विज्ञान पढ़ते हैं और जो गणित पढ़ते हैं। तो कुल कितने छात्र हो जाएंगे, यहाँ पर 40 और 29 करेंगे तो 69 हो जाएंगे। उसमें से 55 छात्र जो है क्या है, टोटल है। तो कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो कि विज्ञान भी पसंद करते होंगे और गणित भी पसंद करते होंगे। तो इसमें से 55 अगर माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उन छात्रों की संख्या निकल जाएगी जो दोनों विषयों को पसंद करते हैं। तो 69 में से 55 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 5 4 9, 6 में से 5 गया 1। तो यहाँ पर 14 ऐसे छात्र हैं जो कि दोनों विषय पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ये तो आपका हो गया डायरेक्ट तरीका, लेकिन अगर आप इसे बेसिक तरीका से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से वेन डायग्राम से बना सकते हैं कि जैसे कि एक विषय को क्या मान लेते हैं, साइंस। यहाँ पर एक सर्कल हो गया साइंस, एक सर्कल आपका क्या हो गया यहाँ पर मैथ, यानी कि एक सर्कल आपका साइंस, एक सर्कल आपका मैथ हो गया। तो यहाँ पर से बोला गया कि 40 छात्र जो है विज्ञान पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमें पता नहीं है कि कितने छात्र जो है विज्ञान और मैथ यानी कि विज्ञान और गणित दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यक्स ऐसे छात्र हैं जो कि विज्ञान और गणित दोनों पढ़ते हैं। तो बोला गया है कि 40 छात्र जो है कि 40 छात्र जो है क्या पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं। यानी कि इस पूरे ये जो आपका पूरा जो सर्कल दिख रहा है वो पूरा कितना है, 40 छात्र है। तो अगर ये जो है पूरा सर्कल 40 छात्र है तो इतना जो आपका क्या बन रहा है, यक्स बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से मैथ में भी जो है दोनों जो है ये आपका यक्स वैल्यू है। तो मैथ में कुल मिलाकर 29 छात्र है
तो इतना का वैल्यू अगर यक्स है तो इतना का वैल्यू इस सर्कल में इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 29 माइनस यक्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा योग जो है किसके बराबर हो जाएगा, 55 छात्र के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आपका योग कितना हो जाएगा, केवल साइंस पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 40 माइनस एक्स, दोनों पढ़ने वाले कितने लोग हैं, प्लस एक्स, और जो है मैथ कितने पढ़ने वाले, सिर्फ मैथ, तो 29 माइनस एक्स। ये आपका क्या हो गया, टोटल छात्र। टोटल छात्र यहाँ पर कितना दिया गया, 55। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स चला गया, माइनस एक्स उधर भेज देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 40 और 29 आपका 69, माइनस 55 इधर आ जाएगा तो माइनस 55, यक्स उधर भेज देंगे तो यक्स प्लस में हो जाएगा, तो यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया बेसिक तरीका, ये आपका हो गया डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं, बेसिक आपका ये वेन डायग्राम बनाकर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 55 छात्र है, पिछले वाले ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने छात्रों को केवल विज्ञान पसंद है। तो यहाँ पर जो है पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर जो है कितने लोगों को केवल जो है विज्ञान पसंद है, यक्स जो ऐसे छात्र जो कि विज्ञान और गणित दोनों पसंद करते थे, तो केवल जो है विज्ञान पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 40 माइनस यक्स लोग हैं। कितना है, 40 माइनस यक्स लोग है, यानी कि यक्स का मान कितना था, 14 था। तो केवल साइंस पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 40 माइनस यक्स, यानी कि 40 माइनस यक्स लोग जो है केवल क्या है, साइंस यानी कि विज्ञान पसंद करते हैं। और यक्स का मान जो है पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आया, 14 आया था। यक्स का मान यहाँ पर कितना आया था, 14 आया था। तो यहाँ पर यक्स का मान क्या करेंगे, 14 पुट करेंगे तो 40 माइनस 14 कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। यानी कि केवल जो है साइंस यानी कि विज्ञान पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो 26 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 2.004 से डिवाइड कर देंगे। तो जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 4, 8 3 11, 1 8 1 9 1 10, हाथ में 1, 5 1 6 1 7 हो गया। इसको क्या करना है, 2.004 से डिवाइड करना है। तो भाग करके देख लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट आपका ऊपर नीचे चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2004 को 7014 से भाग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 तिया 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 2 तिया 6 0 4 तिया 12, यानी कि यहाँ पर शेषफल 0 0 1002 हो गया। पॉइंट आएगा आपका यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 4 5 आपका 20 हो गया, यहाँ पर 0 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा। यानी कि ये जो है क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो भाग करने पर आपका कितना आ जाएगा, 3.5 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित राशि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये राशि निवेश करता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि 11,664 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपसे रेट यानी कि दर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है दिया गया है सबसे पहले कि ये जो 10,000 रुपया दिया गया है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। और जो आपका 11,664 रुपये दिया गया ये आपका 2 साल के बाद का क्या है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। यह आपका क्या है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। तो इस तरीके के प्रश्न में रेट निकालने का तरीका क्या होता है, रेट निकालने का तरीका होता है अमाउंट बटा प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन बटा मूलधन, और जो आपका समय रहेगा यानी कि यहाँ पर जो आपका अमाउंट दिया गया वो 2 साल का बाद का दिया गया, यानी कि यहाँ पर टाइम जो है कितने समय ले रहा है, तो 2 साल ले रहा है। तो 2 साल ले रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट बन जाएगा। अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर उसका अमाउंट बनाया हुआ रहता और आपसे रेट यानी कि दर पूछता तो क्या कर देते, क्यूब रूट कर देते। अगर 4 साल रहता तो 4th रूट कर देते, 5 साल रहता तो 5th रूट कर देते। उसी तरीके से आपका इस प्रश्न का हल होता है। तो यहाँ पर जो है 2 साल का मिश्र धन कितना है, तो 11,664 है।
और 2 साल का मूलधन कितना है, तो 2 साल का मूलधन जो है कितना है, तो 10,000 रुपये। कितना है, 10,000 रुपये। इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो 10,000 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 100 का स्क्वायर होता है। और 11,664 किसका स्क्वायर होता है, तो 108 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 108 का स्क्वायर होता है। अगर आप इसे वैदिक तरीके से निकालने के लिए नहीं जानते हो तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इसे इस तरीके से निकाला जाता है। जैसे कि 11,664 है तो इकाई अंक या तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 2 होगा, या तो इकाई अंक आपका 4 होगा। और जो यहाँ पर आपका स्क्वायर बनेगा, ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक हटा देंगे। 2 अंक क्या करेंगे, हटा देंगे। जो भी आप फोकस करना है 116 पे आप लोग फोकस करेंगे। तो 116 पर जो है, 116 जो है किसके जो है इससे कम, यानी कि इसके कम निकटतम किसका स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो 100 जो है 116 के सबसे कम निकटतम इससे कम का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है तो 10 10 आगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर या तो 102 हो सकता है या तो 108 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी चेक करेंगे कि 10 को जो आगे आपका नंबर आया उसे क्या करेंगे, 10 को एक उसमें जोड़कर यानी कि 11 से गुना करेंगे। तो 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। अब इस 110 को देखेंगे कि क्या 110 से ये 116 जो है बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि 110 से बड़ा यहाँ पर क्या 116 है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी छोटी वाली संख्या नहीं होगी, जो आपकी बड़ी संख्या होगी वही आपका क्या होगा, सही स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 1164 किसका स्क्वायर होगा, 108 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 साल का अमाउंट हो गया, 1 साल का प्रिंसिपल हो गया। यानी कि 100 यूनिट का कोई सामान पर 1 साल में 108 यूनिट ब्याज लगाकर मिश्र धन बनता है। तो यहाँ पर से आपका रेट कितना हो जाएगा, 100 का सामान 108 हो जा रहा है, यानी कि 8% का क्या हो रहा है, प्रति साल ब्याज लग रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। तो बोला गया कि बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सका। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे, तो गिरीश यह काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए आपको एमडीएस फार्मूला हमेशा ध्यान करना होता है। एमडीएस फार्मूला क्या होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर बटा आपका क्या हो जाता है, घंटों की संख्या हो जाती है, जो कि बराबर होती है दूसरे वाले आदमियों की संख्या, दूसरे वाले दिनों की संख्या, दूसरे वाले घंटों की संख्या बटा दूसरा कार। यहाँ पर से अगर किसी का वैल्यू, किसी एक का वैल्यू अगर नहीं भी दिया गया होगा तो भी हम इसमें वैल्यू, इस फार्मूला के हिसाब से वैल्यू पुट करके हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है आदमियों की संख्या की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो आदमियों की क्वेश्चन में अगर आदमियों की संख्या नहीं दी गई है तो बाकी जो दिया गया है उस पर हल कर लेंगे। तो दिनों की संख्या कितनी दी गई है, 4 दी। प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है, तो 8 घंटे काम करता है। और कितना चित्र बनाता है, तो पहला जो काम करता है उसमें जो है एक तस्वीर बनाता है, यानी कि एक पेंटिंग बनाता है, यानी कि टोटल जो है कितने चित्र बनाता है, एक चित्र बनाता है, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, तो दूसरा वाला जो है कितने दिन काम करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसे क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। उसे जो है दूसरा काम जो है कितने घंटे तक करता है, 6 घंटे तक प्रतिदिन काम करता है। और कितना चित्र बनाना है, 7 चित्र बनाना है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 से काट रहे, यहाँ पर 3 बार में चला जाएगा। तो क्रॉस यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी बराबर 4 चौक 16, 16 सत्य आपका कितना हो जाएगा, 16 सत्य आपका 112 हो जाएगा। 112 बटा 3 पूर्णांक में असर है, तो पूर्णांक में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 3 सत्य 21, यानी कि 37.1/3 दिन लगेंगे उस 7 चित्र को बनाने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग में 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के बाद नोट जो है 1:2, 3:5 के अनुपात में है। तो यहाँ पर जो आपका नोटों की संख्या दी गई उसको क्या मान लेते, यक्स मान लेते, ताकि आगे हल करने में कन्फ्यूजन ना हो। क्या मान लेते कि 10 रुपये के कुल मिलाकर 1 यक्स नोट है, यानी कि यक्स नोट है।
₹20 के 3x नोट है और ₹50 के कुल मिलाकर 5x नोट है। फिर बोला गया कि यदि बैग की कुल राशि ₹1920 है तो ₹20 के नोटों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या दिया गया, कुल राशि दी गई है, तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना होगा, कुल राशि यूनिट में निकालना होगा। तो ₹10 के जो है टोटल कितने नोट थे, यक्स नोट थे, 1x मतलब कि यक्स। तो ₹10 के टोटल कितने नोट थे, यक्स नोट थे। तो हमें जो अगर ₹10 का कुल रुपये में वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, 10 इंटू यक्स करना होगा। अगर जो है ₹10 के यक्स नोट है तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, यानी कि ₹10 का कुल मिलाकर इतना रुपये का नोट है। फिर जो है 20 रुपये के कितने नोट है, 3x नोट है। तो कुल मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 में 3x गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20×3 = 60x। फिर ₹50 के जो है कितने नोट है, तो 5x नोट है। तो अगर एक नोट ₹50 का टोटल 5x नोट है तो कितने रुपये हो जाएंगे टोटल, तो 50 इंटू 5 यानी कि 250x हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, तीनों नोटों का मूल्य आ जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो आपका टोटल रुपया आ जाएगा। टोटल रुपया यहाँ पर रुपये में कितना दिया गया, ₹1920 दिया गया। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर आपका, तो 25 अच्छे 31, 31 आपका एक कितना हो गया, 32, यानी कि 320x हो गया। और 320x का वैल्यू कितना, 1920। तो 0 चला गया, 32 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 192, 6 बार में चला जाएगा, यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो पूछा क्या जा रहा है कि ₹20 के कितने नोट, यानी कि ₹20 के नोटों की संख्या कितनी है। तो ₹20 के नोटों की संख्या कितनी थी, तो 3x। कुल नोट जो है कितने थे, 3x थे। तो अगर यक्स का मान 6 है तो 3x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 में 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6×3 = 18 हो जाएगा, यानी कि ₹20 के कुल मिलाकर 18 नोट थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कितने समय में ₹40,000 का 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज ₹400 होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T/100 होता है। तो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, P से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से टाइम यानी कि समय होता है, बटा 100 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितने रुपये, ₹400। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, ₹4000। रेट यानी कि दर कितना है, तो 6%। समय निकालना है तो T से उसे डिनोट कर देंगे, बटा नीचे 100। हल सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 चला गया, 400 से 400 चला जाएगा। तो T बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर काट लेते 2 से R, तो 3 2 5 10, यानी कि कितना आ जाएगा, T बराबर क्रॉस यहाँ पर करेंगे तो T बराबर 5/3 साल आ जाएगा। लेकिन जो आपका आंसर दिया गया सभी किस में दिया गया, महीने में दिया गया। तो साल को, समय के साल को घंटा में चेंज करने, समय के साल को महीना में चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे, 12 से गुना करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो टोटल 5/3 साल में महीना निकालने के लिए कुल 12 से गुना करेंगे। हल कर लेंगे तो यहाँ पर 3 चौक 12, 5 चौक 20 मंथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 महीने में वो राशि ₹400 साधारण ब्याज प्राप्त कर लेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल से विद्यालय आती है तो साइकिल से विद्यालय ना आने वाले लड़कियों की संख्या याद करें। तो टोटल जो है स्टूडेंट कितनी है, टोटल स्टूडेंट आपके कितने हैं, 60। उनमें से बोला गया कि बॉयज जो है, बॉयज और गर्ल यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो उनमें से बोला गया लड़के जो है कितने हैं, कुल छात्रों में से 60% छात्र लड़के हैं, यानी कि टोटल छात्र अगर 60 है तो 60 का 60% कितना होगा, टोटल 60 का 60% कितना होगा, तो 36 होगा। 60 स्टूडेंट का 60% कितना होगा, तो 36 होगा, यानी कि पूरे विद्यालय में 36 क्या थे, लड़के थे।
तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर 60 में से 36 लड़के थे तो 24 क्या होगी? लड़कियां होगी। तो पूछा जा रहा है आपसे कि लड़कियों की संख्या, उस लड़कियों की संख्या बताइए जो साइकिल नहीं चलाती है। तो बोला गया कि टोटल लड़कियां 24 है, उनमें से 25% क्या है? साइकिल चलाती है। तो 24 का 25% कितना होगा? तो 24 का 25% 6 होता है, यानी कि 6 लड़कियां ऐसी है जो कि साइकिल चलाती है। 24 का 25% कितना होगा? 6 होगा, यानी कि 24 ऐसी लड़कियां, 24 में से 6 ऐसी लड़कियां जो कि साइकिल चलाती है। तो साइकिल नहीं चलाने वाले लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल लड़की 6 है, उनमें टोटल लड़की 24 है, उनमें से 6 जो है साइकिल चलाती है, तो नहीं चलाने वाली 24 माइनस 6 यानी कि 18 होगा। यानी कि 18 ऐसी लड़कियां हैं जो कि साइकिल नहीं चलाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 4 घंटियां क्रमशः 16, 24, 36, 42 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 6 बजे एक साथ बजती है तो वे कितने समय बाद वे दोबारा एक साथ बजेगी? तो यहाँ पर हमें समय से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधा आपको बताना है कि कितने मिनट बाद जो है फिर से वो सारी घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो इस तरीके के प्रश्न को में आपको करना कुछ नहीं होता है। जो भी संख्याएं दी गई है, जो भी आपका मिनट में समय दिया गया, उसका क्या ले लेना? एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम आपका कितना हो जाएगा? 16, 24, 36 और 42 का। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 42 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ले लिया, तो उसमें से 36 में से आपका 6 चला गया इसमें, तो 7 आपका आ जाएगा। सॉरी 6 यानी कि इसमें से कितना? 6 आपका इसमें चला गया, तो 6 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 24 में से आपका 6 दूनी 12 यानी कि 2 इसमें से आ जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 2 आपका आ जाएगा। ये सारा गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ये जो है शॉर्टकट तरीका होता है निकालने का। अगर आप निकालना नहीं जानते इस तरीके से, तो आप जो है सिंपल बेसिक तरीका से भी निकाल सकते हैं एलसीएम। आपका इतना ही एलसीएम आएगा जो कि यहाँ पर हल करने पर आएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 दूनी 24 यानी कि 42 इंटू 24 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48, 4, 24 चौक 96 या 4 कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 1008 मिनट बाद वो चारों घंटियां जो है क्या होगी? फिर से बजेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो ये जो आपका शॉर्टकट तरीका हो जाता है एलसीएम निकालने के लिए, कभी आपको जो है मैं इसे जो है बताने की किसी वीडियो में कोशिश करूँगा। अगर यहाँ पर मैं समझाऊँगा तो आपको बहुत लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से नहीं आप निकालना जानते हैं तो बेसिक तरीके से निकाल के देख लीजिएगा, आपका 1008 मिनट ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पर इसे हल करेंगे। यहाँ पर जो है ये आपका क्या है? ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसे हल करेंगे तो इसे जो है इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ। तो इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन स्क्वायर थीटा। इसे जो है इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि वापस आप अगर एलसीएम लेंगे तो बेस आपका टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर में क्या बचेगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसे जो है इस रूप में लिखा जा सकता है। तो अब क्या करेंगे? इसे तोड़ लेंगे। तोड़ेंगे तो 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। आपको ये सब ध्यान होना चाहिए कि 1 बटा टेन थीटा कॉट थीटा होता है। तो 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा चला गया, यानी कि क्या बचेगा? -1 बचेगा। यानी कि इसे जो है इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आएगा? कॉट स्क्वायर थीटा -1 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1A बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि a पे पावर 1 प्लस b पे पावर -1, दोनों जगह -1 है, भागा a पे पावर -2 माइनस b पे पावर -2। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न में जो है क्या है आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा a पे पावर -1 प्लस b पे पावर -1 बटा आपका क्या है? a पे पावर माइनस स्क्वायर है और a पे पावर माइनस
माइनस मतलब बी पे पावर -2 है। तो यहाँ पर एक तरीके से आपका क्या बन रहा है, ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि ए पे पावर आपका क्या बन रहा है, ये आपका दोनों का होल स्क्वायर बन रहा है। यानी कि इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है कि ए पे पावर -1 प्लस बी पे पावर -1, ये जो है क्या हो जाएगा, ए पे पावर -1 माइनस बी पे पावर -1, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, सेम हो गया। ये दोनों आपका क्या हो गया, सेम हो गया। फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है आपका, ए प्लस बी, ए माइनस बी बनता है। तो उसी तरीके से क्या किया गया, इसे भी तोड़ा गया। तो यहाँ पर दोनों क्या है, सेम है, तो कट गया। अब इसे बाकी हल करेंगे तो 1 बटा ए पे पावर -a यानी कि 1/a माइनस बी पे पावर -1 यानी कि 1/b। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे एलसीएम ए बी, इधर आपका क्या आ जाएगा b माइनस ए। तो ए बी आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ए बी बटा आपका क्या आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा। यानी कि इस पूरे हल करने के लिए, इस क्वेश्चन को हल करने के बाद आपका कितना आंसर आएगा, ए बी बटा b माइनस ए आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पे 4 शून्य होगा, यानी कि 10,000 क्या होगी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होगा। और यही दोनों का आपका क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस, यानी कि अंतर पूछा जा रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 होगा। यानी कि 10,000 में से 9,999 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना होगा, तो 1 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्ष 2012 में राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि कितनी अधिक थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे कि 2012 में राजस्थान में जो है कितना जो है उत्पादन किया गया था, तो 26 लाख हेक्टेयर का। कितना का किया गया था, 26 लाख हेक्टेयर का। और उत्तर प्रदेश में उसी साल में जो उत्तर प्रदेश में जो है कितना किया गया था उत्पादन, 143 लाख हेक्टेयर किया गया था। और इसी दोनों का क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस यानी कि अंतर पूछा जा रहा है। तो 143 माइनस 26 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर हो गया 13, 13 में से 2 गया तो 11, यानी कि 117 लाख हेक्टेयर का क्या हो जाएगा, इन दोनों साल यानी कि इन दोनों प्रदेशों का 2012 में अंतर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ये भी आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। तो ग्राफ में दिया गया है कि 3 वर्षों के आंकड़े जोड़ने पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच कुल जो है कृषि भूमि का अंतर हेक्टेयर में क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का। तो महाराष्ट्र में जो है टोटल कितना उत्पादन किया गया था तीनों साल में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो महाराष्ट्र में टोटल कितना हो जाएगा, 2011 में 80 लाख हेक्टेयर, 2012 में 150 लाख हेक्टेयर और 2013 में 175 लाख हेक्टेयर। तो तीनों को जोड़ देंगे तीनों साल में तो कितना हो जाएगा आपका, 15 8 आपका कितना हो गया, 23, 23 और 17 आपका कितना हो जाएगा, 23 और 17 आपका हो जाएगा 40, यानी कि 405 लाख हेक्टेयर टोटल क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र का उत्पादन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, फिर इसका निकालेंगे, मध्य प्रदेश का निकालेंगे। तो मध्य प्रदेश का आपका हो जाएगा, मध्य प्रदेश का हो जाएगा टोटल यहाँ पर जोड़ेंगे मध्य प्रदेश का। तो 2011 में जो है कितना लाख हेक्टेयर था, 40, 2012 में 85 लाख हेक्टेयर था, 2013 में 90 था। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 21, यानी कि कुल मिलाकर 215 लाख हेक्टेयर था। यही दोनों का आपका क्या पूछा जा रहा है, अंतर यानी कि डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 190 लाख हेक्टेयर का इन दोनों राज्यों में तीनों साल का मिलाकर अंतर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2011 की तुलना में
वर्ष 2013 में पंजाब में कृषि भूमि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले पंजाब में 2011 में जो है कितने का जो है खेती किया गया था, 220 लाख हेक्टेयर का। उसकी तुलना में जो है 2013 में कितना हेक्टेयर का जो है खेती किया गया, 264 लाख हेक्टेयर पर जो है खेती किया गया। तो वृद्धि कितने की हो गई, पहले जो है 2011 में 220 लाख हेक्टेयर था, 2013 में 264 लाख हो गया। तो वृद्धि कितनी की हुई, 220 से 264 हो गई, यानी कि कुल मिलाकर 44 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। और वृद्धि किस में हुआ, तो वृद्धि हमेशा पुराने वाले हेक्टेयर से तुलना की जाएगी। तो 2011 में जो है कितनी थी, 220 लाख हेक्टेयर थी। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक शून्य चला गया, 22 से 44 दो बार में चला जाएगा, यानी कि कुल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20% वृद्धि आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विद्यालय में टोटल जो है 240 छात्रों की लंबाई जो है नीचे तालिका में दी गई है। यहाँ पर जो है क्या दिया गया, लंबाई सेंटीमीटर में दिया गया है कि ये जो है क्या है, 100 सेंटीमीटर से छोटा है, 110 से छोटा है, ये जो है टोटल जो है ये 120 से छोटा है, 130 से छोटा, 140 सेंटीमीटर से छोटा, 150 सेंटीमीटर से छोटा, इस तरीके से दिया गया। और नीचे जो दिया गया है इसमें क्या दिया गया, छात्रों की संख्या दी गई है। लेकिन इस तरीके के ग्राफ में आपको ध्यान देना होता है कि टोटल कितने छात्र थे, 240 छात्र थे, और यहाँ पर जो अंतिम में आया क्या है, टोटल 240 छात्र है, यानी कि छात्रों की संख्या पिछले बार से क्या किया जा रहा है, जोड़ा हुआ जा रहा है। यानी कि 100 से कम 12 छात्र थे, लेकिन 110 सेंटीमीटर से कम कितने टोटल छात्र हो जाएंगे, टोटल जो 110 से कम कितने छात्र हो जाएंगे, 30 छात्र हो जाएंगे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 100 और 110 सेंटीमीटर के बीच में कितने छात्र थे, तो क्या करेंगे, 30 माइनस 12 करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। यानी कि यहाँ पर से हम बोल सकते हैं कि 100 और 110 सेंटीमीटर के लंबाई के बीच जो है कितने छात्र थे, तो 18 छात्र थे। तो इस तरीके से ये भी जो है इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे ये पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने छात्रों की लंबाई जो है 130 सेंटीमीटर से कम लेकिन 100 सेंटीमीटर से बड़ा हो। क्या पूछा जा रहा है कि 130 सेंटीमीटर से तो छोटा हो लेकिन 100 सेंटीमीटर से बड़ा हो। यानी कि हमें क्या करना होगा, इन तीनों कैटेगरी में जो आपके छात्रों की संख्या निकालनी होगी। तो क्या करेंगे, 30 में से 12 गया तो 18, फिर क्या करेंगे, 65 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 35, कितना आएगा 35, और 180 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 6 18, यानी कि उसमें से 5 जाएगा और तो 115। ये आपका टोटल छात्र हो जाएगा जो कि 130 सेंटीमीटर से छोटा और 100 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। तो जोड़ देंगे तो 5 5 10 8 18, हाथ में 1 11 3 14 14 1 15 15 1 आपका कितना हो जाएगा 16, यानी कि कुल मिलाकर 168 ऐसे छात्र हैं जो कि इस क्वेश्चन को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी तथा 125 रुपये का कर अदा किया। तो कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ जो है रुपये में कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बोला गया कि 2500 रुपये का कोई वस्तु था, 25% अधिक मूल्य पर उसे जो है क्या किया, बेच दिया, यानी कि उसे लाभ कितने का हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। यानी कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि उसे लाभ कितने रुपये का पहले तो हो रहा है, तो 2500 का समान है, 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 2500 रुपये का 25% कितना होगा, तो 2500 रुपये का 25% 625 रुपये होगा। कितना होगा, 625 रुपये होगा। 2500 रुपये का 25% 625 रुपया होगा, यानी कि उसने लाभ कमाया कितना, लाभ पर जो है कितने में बेचा, 625 रुपये लाभ पर बेचा। लेकिन उस 625 रुपये में से उसे जो है 125 रुपये टैक्स देना पड़ा, यानी कि कर देना पड़ा। तो उसे जो है वास्तविक में जो है कितना लाभ हुआ होगा, तो 625 माइनस 125 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, यानी कि उसे वास्तविक रूप से 500 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि घड़ी की सुइयाँ जो है 2 बजे एक न्यून कोण और एक ब्रह्मा कोण बनाती है, तो ब्रह्मा कोण की माप जो है डिग्री में ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक जो है क्या है, एक तरीके से घड़ी है, तो मैं यहाँ पर सर्कल जो है टेढ़ा है, यहाँ पर आप मैनेज कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है क्या बज रहा है, यहाँ पर जो है ये आपका क्या रहेगा, इधर ये जो आपका रहेगा क्या रहेगा, मिनट का सुई रहेगा। इधर जो आपका क्या रहेगा, घंटे का सुई रहेगा। यानी कि यहाँ पर क्या बजा है, 2 बजा एक तरीके से। यहाँ पर आपका क्या बजा है, 12 बचा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो आपका क्या है न्यून कोण है, और ये जो आपका क्या है बृहद कोण है, यानी कि बड़ा कोण है। ये जो आपका कोण है आपका क्या है न्यून कोण, और ये जो आपका बाहर का दिख रहा है ये क्या है बृहद कोण है। दोनों का कोण का क्या पूछा जा रहा है, यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये बृहद कोण है। क्या पूछा जा रहा है, बृहद कोण का डिग्री में माप क्या होगा। यानी कि ये जो बाहर का कोण आपसे पूछा जा रहा है कि इसका माप क्या होगा। तो सबसे पहले किसी भी सर्कल का, घड़ी कैसा होता है सर्कल नुमाकार, 360 डिग्री घूमता है, एक सर्कल के जैसा घूमता है। यानी कि एक सर्कल कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। तो टोटल जो है कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री। और जो है ये जो है मिनट की सुइयाँ जो है कितने मिनट के लिए, कितने में, यानी कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर से जब हम लोग कुल डिग्री से 60 मिनट से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 1 मिनट का डिग्री निकल जाएगा। यानी कि 1 मिनट का डिग्री कितना हो गया, 6 डिग्री। यानी कि अगर 1 मिनट होगा तो ये आपका मिनट का सुई कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा। यानी कि ये जो आपका एंगल एक बन जाएगा वो कितना का बन जाएगा, 6 डिग्री का बन जाएगा। तो यहाँ ये जो है मिनट और घंटे की सुई का बीच का जो है यहाँ पर जो है कोण कितने का बन रहा है। तो यहाँ पर अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर मिनट की सुई अगर 2 पर जाएगा तो कितने मिनट टोटल चलेगा, तो 10 मिनट टोटल चलेगा। तो अगर 1 मिनट चलता है तो 6 डिग्री बनाता है, तो टोटल 10 मिनट चलेगा तो कितने डिग्री बनाएगा। 1 मिनट अगर चलता है मिनट की सुई तो 6 डिग्री बनाता है। तो अगर 10 मिनट टोटल चलेगा तो कितने डिग्री बनाएगा, तो 60 डिग्री बनाएगा। यानी कि ये जो अंदर का कोण है वो न्यून कोण कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। तो पूरा सर्कल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो 360 माइनस 60 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 300 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये जो बाहर वाला कोण है वो कितने डिग्री का है, तो 300 डिग्री का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो बोला जा रहा है कि यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड हो तो इसी दूरी को तय करने में कितना घंटा लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दूरी बराबर आपका क्या हो जाता है, चाल इंटू समय होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। फिर हमें क्या चाहिए, समय चाहिए, यानी कि टाइम चाहिए। तो समय बराबर आपका हो जाता है दूरी बटा चाल होता है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो दोनों आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे कि कितनी दूरी जो है उसके द्वारा ट्रैवल करनी है। तो चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना घंटा चलता है, तो 4 घंटा 30 मिनट चलता है। कितना घंटा, 4 घंटा 30 मिनट चलता है। तो इसे क्या करेंगे, टोटल को घंटा में चेंज करेंगे। तो 30 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.1/2 हो जाएगा। यानी कि इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 दूनी 8 1 9/2 होगा। यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 9/2 घंटा चलता है। तो 60 × 9/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, अब समय चाहिए। तो समय निकालने के लिए दूरी, ये आपका टोटल दूरी है, दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। तो अब जो है उसकी चाल कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड है। क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन
हमें जो समय चाहिए किस में चाहिए, घंटा में चाहिए, और जो आपकी दूरी भी आई है किस में है, किलोमीटर में। तो जो आपकी चाल है मीटर पर सेकेंड है, तो उसे किस में चेंज करना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकेंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, तो 18/5 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, तो 18/5 से गुना करते हैं। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे 60 को तो 30 बार में चला जाएगा। 5 से काटेंगे 15 को तो 3 बार में चला जाएगा। इधर आप काट लेंगे तो 9 दूनी 18 बार में चला जाएगा। 3 दूनी आपका 6 हो गया, 6 पचे 30 हो जाएगा। यानी कि समय आपका कितना आ गया, 5 घंटा आ गया। कितना आ गया, 5 आवर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि यदि ललिता घर से अपने विद्यालय के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर लगने वाले समय से 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि घर से उसके विद्यालय की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले दिया गया है कि उसका जो है पहले चाल कितना था, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बाद में उसका चाल कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों जो है चालों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौक 60। तो ये आपका क्या हो गया, उसकी चालों का अनुपात हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। यानी कि स्पीड का उल्टा टाइम होता है। तो अगर समय 3 अनुपात आपका चाल 3:4 है तो समय क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। और ये जो आपका समय यूनिट में अंतर दिख रहा है वही आपका कितना दिया गया है, यहाँ पर 5 मिनट दिया गया। यानी कि इस 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर जो समय में ये जो है पहले जो है 45 किलोमीटर के हिसाब से जो है कितना समय लेता है, 4 यूनिट समय लेता है। 60 किलोमीटर के हिसाब से 3 यूनिट समय लेता है। तो दोनों के समय में अंतर कितना हो गया, 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, 5 मिनट दिया गया है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से हम लोग निश्चित समय निकाल सकते हैं। किसी का भी निश्चित समय निकाल कर हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैं बताया हूँ कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो यहाँ पर किसी का भी समय निकाल लीजिए। जैसे कि यहाँ पर इसका समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 मिनट है। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 मिनट। यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 20 मिनट जो है क्या होता है, चलता है। कितनी दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। समय इसे क्या करना होगा, घंटा में चेंज करना होगा, क्योंकि चाल आपका किस में है, चाल आपका यहाँ पर किलोमीटर में। तो हल करेंगे यहाँ पर तो 20 तिया 60, 3 से काटेंगे 45 को तो कितना बार में चला जाएगा, 15 बार में चला जाएगा। यानी कि उसके स्कूल यानी कि घर और विद्यालय के बीच की दूरी जो है कितनी है, तो 15 किलोमीटर दूरी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया इस वाले पे वैल्यू पुट करके। चाहे तो आप इस पर भी वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। जैसे कि इसका चाल कितना था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लेगा, तो 1 यूनिट बराबर 5 मिनट है, तो 3 यूनिट बराबर 5 तिया 15 मिनट। मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60। 4 से काटेंगे 60 को कितना बार में चला जाएगा, 15 बार में। यानी कि इसके हिसाब से भी कितना आएगा, 15 किलोमीटर ही आएगा। तो किसी पे भी समय निकालेंगे और उससे दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सी ही बिल्कुल सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।